गुड मॉर्निंग एवरीवन। घटना सूत्र की इस खूबसूरत पहल में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हमने एडिटोरियल और आज के जो करंट अफेयर्स है इसे डिस्कस कर लिए हैं और आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके, जो कि आपको वीडियो के लिंक में मिल जाएगा। साथ ही साथ आप हिंदी में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं इसके, साथ ही इंग्लिश में भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल में जाएंगे, वहाँ पर आपको पिंड फाइल मिल जाएगी, उस फाइल को आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, जो डेली आपको लगभग 9 बजे के आसपास आपको मिल जाती है। तो साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज का जो करंट अफेयर्स में बेस्ड जो एमसीक्यू है उसकी डिस्कशन हम यहाँ पर, उसकी चर्चा यहाँ पे शुरुआत करते हैं। तो पहला जो स्टेटमेंट बात कर रहा है, डीडीएस से जुड़ी महिलाओं ने हाल ही में बचत व भूमि प्रबंधन को लेकर चिंताएं जताई हैं। आपको पता है कि तेलंगाना में डीडीएस संबंधी एक जो आर्टिकल आया था वो बात कर रहा था कि इस तरह से महिलाओं ने जो बंजर ज़मीन है उसको एक तरह से अगर देखें बाजरे का उत्पादन करके एक उत्पादन ज़मीन बदला। साथ ही साथ जो एसएचजी का जो मकसद है कहीं अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का, कि महिलाओं का सशक्तिकरण हो सके, साथ ही साथ इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन बढ़ सके, वह भी सुनिश्चित हो, उस संबंध में आर्टिकल था। तो यहाँ पे भूमि प्रबंधन को लेकर चिंताएं जताई हैं, पहले स्टेटमेंट कह रहा है। दूसरा, डीडीएस नेतृत्व पर महिलाओं को महत्वपूर्ण निर्णय से बाहर करने व वित्तीय पारदर्शिता कमी का आरोप लगाया गया। तो ये यहाँ पे सही है स्टेटमेंट, कथन कांड की दोनों की व्याख्या कर रहा है, क्योंकि अभी समस्याएं यहाँ पे देखने को मिल रही हैं कि महिलाओं ने इस संबंध में देखा है कि जो पारदर्शिता है डीडीएस संबंधी जो कार्य प्रणाली है, इसके अलावा जो भुगतान व्यवस्था है, उसमें कहीं ना कहीं चुनौतियाँ देखने को मिल रही है। तो इस संबंध में यहाँ पे आर्टिकल था जिसका एमसीक्यू यहाँ पे आपने देखा। अगला प्रश्न हम यहाँ पे देखेंगे, दूसरा जो बात करेगा, मास्को के भू राजनीतिक घरेलू माहौल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब क्या आर्टिकल यहाँ पे आया है, यह बात कर रहा है कि रेड स्क्वायर सोवियत विश्व युद्ध द्वितीय की विजय दिवस की स्मृति में समारोह का स्थल है। वहीं बात कर रहा है, मास्को हर साल लगभग 8.3 मिलियन आगंतुकों को स्वागत करते, इसके बावजूद इसके कि कई वहाँ की प्रतिबंध लागू हैं। साथ ही रूस ने यूक्रेन के दोनेत्स्क, लुहांस्क, खेरसोन, ओडेसा का अधिग्रहण किया है। इसके अलावा कीवास्किया मेट्रो स्टेशन रूस यूक्रेन संबंधों का प्रतीक है तनाव के बीच में। तो इस संबंध में प्रश्न आया था, जितना इंपॉर्टेंट नहीं प्रीलिम्स के लिए, अगर आप देखें तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाता है कि जो रेड स्क्वायर है सोवियत यूनियन और विजय दिवस की स्मृति के समारोह का यहाँ पे महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जाता है। इसके अतिरिक्त जो दूसरा स्टेटमेंट है कितने आगंतुकों का आगमन होता है, यह भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर जो है गलत है, रूस यूक्रेन ओडिशा का अधिग्रहण किया, ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पर गलत है। इसके अतिरिक्त जो चौथा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है कि जो कीवास्किया रीजन है मेट्रो स्टेशन है वो रूस यूक्रेन के संबंधों का प्रतीक है। यहाँ पर अगर हम देखें भारत जो रूस का जो संबंध में आर्टिकल तो उसके बारे में आता है, और साथ ही साथ आज का जो आर्टिकल तो वही बात करता था किस तरह से आप देखें 2022 में रूस व यूक्रेन के मध्य जो युद्ध शुरू हुआ था, और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे नाटो में शामिल होने की वजह से या नाटो में शामिल होने के डर की वजह से अगर आप देखेंगे एक तरह से विवाद माहौल निकल के आया, जिससे अगर आप देखेंगे जो क्रीमिया पर 2014 में जो रूस ने कब्जा किया था, यह भी एक मुद्दा था और बाद में यह युद्ध में तब्दील हुआ और 3 साल के बाद अब युद्ध विराम का संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस संबंध में यहाँ पे लगातार आर्टिकल आ रहे हैं। फिर तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे बात कर रहा है, ट्रंप प्रशासन का प्रस्तावित बजट 2007 के बाद सबसे बड़ी संघीय खर्च कटौती को दर्शाता है। पहला स्टेटमेंट है। दूसरा, अगर हम बात करें कारण क्या कह रहा है कि इस प्रस्ताव का उद्देश्य अगले 10 वर्षों में गैर रक्षा विवेकाधीन खर्च को 65% तक कम करना है। देखिए यहाँ पर यही कथन गलत कल हमने देखा था, और यहाँ पे हमने बात की थी किस तरह से अगर आप देखें जो रक्षा क्षेत्र है उसमें जो व्यय है वो यहाँ पर अमेरिका बढ़ा रहा है। हालांकि एजुकेशन में भी अगर आप देखें 6% के आसपास यहाँ पर उनका योगदान है, 6% बजट का एजुकेशन में, लेकिन जो रक्षा में बजट बढ़ा रहा है इससे कहीं ना कहीं एजुकेशन में, R&D में, नासा में, हर जगह के जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च हो रहा है उसमें कमी आ रही है। तो ये चैलेंज यहाँ पे अमेरिका को देखने को यहाँ पे मिलेगा। अब भारत में के संदर्भ में हमने यहाँ पर देखा था कि भारत अगर देखें लगभग 3.1% के आसपास जो अपना बजट है वो एजुकेशन में खर्च करता है, और जहाँ पर डिमांड है कि लगभग 6% के आसपास जो खर्चा है हर एक देश को अपनी जीडीपी का शिक्षा के विकास में करना चाहिए। इस संबंध में आर्टिकल था और यहाँ प्रश्न बना, तो कथन ए सही है, आर यहाँ पे गलत है, क्योंकि गैर रक्षा नहीं बल्कि रक्षा क्षेत्र में अगर आप देखें जो खर्च यहाँ पे बढ़ाने की बात हो रही है। अगला प्रश्न यहाँ पे बात कर रहे थे, चौथा प्रश्न, राष्ट्रपति ट्रंप के तहत अमेरिकी संघीय बजट प्रस्ताव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रस्तावित 163 बिलियन डॉलर की कटौती मुख्य रूप से शिक्षा व आवास को प्रभावित करेगी। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे बात कर रहा है, गृह सुरक्षा रक्षा को बढ़ी हुई वित्तीय सहायता मिलेगी। तीसरा यहाँ पे बात कर रहा है, अगले दशक में गैर रक्षा विवेकाधीन खर्च 23% की वृद्धि होगी। वहीं चौथा स्टेटमेंट बात कर रहा है, सामाजिक सुरक्षा मेडिकेयर प्रस्तावित कटौतियों से बाहर रखा गया है। तो यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट सही है ये बताना है आपको यहाँ पर। तो जो पहले स्टेटमेंट है एकदम सही है, आपको मैंने पहले पिछले भी क्वेश्चन बताया कि शिक्षा
वह जो आवासन है, इसके अलावा जो अन्य R&D संबंधी जो पहल है उसमें यहाँ पर अगर आप देखेंगे खर्च में कमी आएगी। इसके अतिरिक्त दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही है, गृह सुरक्षा रक्षा को बड़ी वित्तीय सहायता मिली। जाहिर सी बात है कि गैर रक्षा व्यय से अगर खर्च कम किया जाए तो रक्षा व्यय की तरफ बढ़ाया जा रहा है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, अगले दशक में गैर रक्षा विवेकाधीन खर्च में 23% वृद्धि होगी। यह जो ऑप्शन है यहाँ पर गलत, यह स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। तो केवल 3 स्टेटमेंट इसके सही होंगे। सामूहिक सुरक्षा मेडिकेयर को प्रस्तावित कटौती से बाहर रखा गया, यह भी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। फिर अगला प्रश्न बात कर रहे हैं यहाँ पे 5वां प्रश्न की भारत की हालिया कूटनीति आर्थिक रणनीति के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। भारत का विनिर्माण क्षेत्र 7 नैनोमीटर सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों जैसे उन्नत क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है। तो यह स्टेटमेंट एकदम सही है कि भारत का जो विनिर्माण क्षेत्र है, जाहिर बात है यहाँ पर प्रगति कर रहा है, दिखाई दे रहा है। आसियान भारत की क्षेत्रीय रणनीति व केंद्रीय तत्व के रूप में है, जिसका उद्देश्य चीन पर अत्यधिक निर्भरता को कम करना है। बात एकदम सही है। आसियान और भारत के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन हो रखा है और भारत और उनके बीच बेहतर व्यापार संबंध यहाँ पे दिखाई देते हैं। साथ ही साथ अगर देखें चीन भी क्या कर रहा है, जो आसियान देश है, इसके अलावा वियतनाम की जो अभी चीन ने यात्रा की थी, इसके अलावा अगर कम्बोडिया की यात्रा की थी, तो कहीं न कहीं ये चीज़ दर्शा रहा है कि जो अमेरिका है, जो चाइना है, वह भी अमेरिका पर जो अपनी निर्भरता है उसको कम करना चाह रहा है। और इस संबंध में वह क्या कर रहा है, जो अन्य देश है उन पर क्या कर रहा है, व्यापारी संबंध है, निवेश संबंध है, इसको बेहतर करने का प्रयास कर रहा है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे बात कर रहा है कि भारत की महामारी के बाद भारत की जो आर्थिक रणनीति मुख्य रूप से प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए आयात बढ़ाने पर निर्भर है। तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आयात बढ़ाने पर निर्भर नहीं है महामारी के बाद। तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो ये और ये गलत हो जाएंगे, केवल 2 स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगा। ये तो बात हो गई आज के प्रीलिम्स संबंधी जो प्रश्न की। अब मुख्य परीक्षा संबंधी जो प्रश्न, उस पर हम चर्चा करेंगे और हम बात करेंगे कि क्या रहे हैं। दक्षिण भारत विकास सोसाइटी की सफलता हालिया संकट में तेलंगाना में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ग्रास रूट आंदोलन को बनाए रखने के लिए जटिलताओं को उजागर करते हैं। डीडीएस से प्राप्त मुख्य पाठों की समीक्षा करें जो भागीदारी विकास मॉडल को सशक्त बने, जवाबदेही सुनिश्चित करने में टिकाऊ कृषि पहल को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। मैंने आपको बताया था कि जो आर्टिकल था बेसिकली किस बारे में था, तेलंगाना में किस तरह से जो डीडीएस में अगर आप देखें जो बंजर जमीन को बाजरे के उत्पादन का महिला सशक्तिकरण किया गया, साथ ही साथ जमीन का भी पुनः उपयोग बेहतर उपयोग किया गया, उस संबंध में आर्टिकल था। हालांकि जो चैलेंज निकल के आया उसे सीख कर हमें जो नया मॉडल वहाँ पर अपनाने की आवश्यकता है, उस संबंध में यहाँ पे आपको बताना है। सबसे पहले आपको परिचय बता दे देना कि जो डीडीएस मॉडल है किस तरह से तमिलनाडु के लिए एक बड़ी पहल थी और किस तरह से उसने जो ज़मीन की बंजरपन है उसको ख़त्म किया, साथ ही साथ जो महिला सशक्तिकरण को मजबूत किया। फिर मुख्य भाग में आएंगे और आप बताएंगे कि डीडीएस की क्या उपलब्धियां रही हैं और उसमें आप बताएंगे जो भूमि की पुनर्प्राप्ति करना हो, चाहे महिला सामूहिक संगठन को सशक्तिकरण करना हो, फिर चाहे वैश्विक पहचान बढ़ाना हो, उस संबंध में आप देखेंगे डीडीएस की उपलब्धियां रही हैं। लेकिन आपको यहाँ पे चुनौतियां भी दर्शानी कि क्या चुनौतियां रही हैं, क्योंकि यहाँ पे जो प्रश्न है यहाँ पे चुनौतियों की बात करना चाह रहा है कि चुनौतियों में अगर आप देखें वित्तीय दुरुपयोग रहा, जो जमा राशि उसका दुरुपयोग किया गया। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें नेतृत्व में यहाँ पे कमी दिखाई गई, अगर देखें कुशल नेतृत्व यहाँ पे नहीं दिखाई दिया। साथ ही साथ जो मॉडल का विस्तार अगर देखें विभिन्न परिस्थितियों में दोहराने की कठिनाई हो सकती है, अलग अलग जगह क्षेत्रीय मॉडल अलग अलग हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे जो भागीदारी है इससे हमें क्या सीखना चाहिए, एक तो जवाबदेहिता सुनिश्चित करनी चाहिए। अगर देखें जो भी संस्था कार्य करे, जो अथॉरिटी हैं उन्हें वित्तीय प्रबंधन या ऑडिट के संबंध में जवाबदेही होना चाहिए। फिर समावेशिता बढ़ानी चाहिए, समावेशिता बढ़ाने की यहाँ पे बात हो रही है। यहाँ पे आप देखेंगे नेतृत्व सुनिश्चित करना होना चाहिए, जो हाशिए में पड़े लोग हैं उनको भी क्षमता निर्माण करना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे जलवायु लचीलेपन व जलवायु प्रबंधन, जलवायु को भी सही इस्तेमाल करना चाहिए। निष्कर्ष में अगर आप देखें तो डीडीएस ग्रास रूट सशक्तिकरण के लिए एक मूल्यबल ब्लूप्रिंट तो प्रदान करता है, लेकिन यहाँ पे जवाबदेहिता, पारदर्शिता सुनिश्चित करना, बेहतर शासन व्यवस्था बना के रखना यहाँ पर किस तरह से आवश्यकता होती है किसी भी सोसाइटी की सफलता में, यह यहाँ पे हम यहाँ पे केस स्टडी में सीख सकते हैं। फिर अगला यहाँ पे आर्टिकल बात कर रहा है किसके बारे में, पहलगाम जैसे हमले के बाद जो अगला प्रश्न है यहाँ पे, अगला प्रश्न बात करेगा पहलगाम जैसे हमले के बाद भारत पाकिस्तान पर दीर्घकालीन कूटनीतिक, आर्थिक, सैन्य दबाव की ओर बढ़ रहा है। यहाँ पे 3 कीवर्ड आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, न कि तत्काल सैन्य प्रत्युत्तर पर। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। सीमा पार आतंकवाद को संबोधित करने, क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने, इस दीर्घकालीन दबाव दृष्टिकोणता की प्रभावशीलता जोखिम तक आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। अब देखिए यहाँ पर अभी क्या हो रहा है कि पहले क्या होता था, भारत जिस तरह से अगर आप देखेंगे कोई भी भारत में अटैक हो या कुछ भी हमला हुआ तो भारत तुरंत क्या करता था, सैन्य प्रत्युत्तर के रूप में उसको जवाब देता था। चाहे आप उरी के बाद देखें, पुलवामा के बाद देखें, तो भारत ने वहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक की और वहाँ पे घटनाओं को अंजाम दिया। लेकिन अगर आप देखेंगे वर्तमान में भारत क्या कर रहा है, वर्तमान में भारत क्या अपना रहा है, कूटनीति अपना रहा है। इसमें अगर आप देखेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो देश हैं, जो बड़ी शक्तियां हैं, यूनाइटेड नेशन, SCO और ब्रिक्स हैं, इनको क्या कर रहा है, अपने खेमे में ले रहा है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को आइसोलेट करने का प्रयास कर रहा है। ये बेहतर कूटनीति का उदाहरण दिखाई देता है, क्योंकि भारत ने भी क्या किया, यूएन के जो अस्थायी 10 सदस्यों से बेहतर संबंध बनाए, उनके बेहतर कम्युनिकेशन किया। इवन अभी पाकिस्तान अस्थायी सदस्य है यूएन का, लेकिन फिर भी भारत ने सभी को लोग अपने पक्ष में किया।
और सभी ने लगभग जो आतंकवादी हमले हुए उसकी निंदा की। इवन यूएन के जो हेड हैं एंटोनियो गुटरेस ने भी निंदा की। तो यहाँ पे भारत की जो कूटनीति सफलता को यहाँ पे दर्शा रहा है। दूसरा, आर्थिक दृष्टिकोण अगर देखें भारत क्या कर रहा है, व्यापारिक रूप से जो बाईकाट कर रहा है इसका पाकिस्तान का, जिससे व्यापारिक रूप से कमज़ोर हो सके, आर्थिक रूप से कमज़ोर हो सके और कमज़ोर हो सके, जिससे जो आतंकी गतिविधियाँ हैं, जो आतंकी फंडिंग उसको लगाम दिया जा सके। इस संबंध में अगर आप देखें सिंधु जल समझौता संबंधी जो गतिविधियाँ वो भी उठाई जा रही हैं। फिर सैन्य दबाव अगर देखें, जिस तरह से मिलिट्री को डिप्लॉय करना, नेवल एक्सरसाइज करना, एयर एक्सरसाइज करना, कहीं ना कहीं राफेल को तैनात करना, तो इस तरह से जो मिलिट्री एक्सरसाइज जो भारत कर रहा है और जो मिलिट्री एक्टिविटी कर रहा है, इससे भी कहीं ना कहीं भारत यहाँ पे दबाव दे रहा है। इंस्टेड की भारत सीधे हमला कर दे पाकिस्तान के ऊपर या भारत के सैन्य कार्रवाई करे। तो यहाँ पे ये आर्टिकल थोड़ा सा यहाँ पे था, इसलिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे वही बात है, इंट्रोडक्शन में आपको बताना है कि भारत जिस तरह से पहले की नीति अपनाता था, तुरंत सैन्य हमला करके या तो तुरंत सैन्य कार्रवाई करके, उसके यहाँ पे नीति बदलाव यहाँ पे देखने को मिल रही है। और ये नया भारत है जो यहाँ पे नई रणनीति के हिसाब से आगे बढ़ रहा है। फिर मुख्य भाग में आप बताएंगे कि भारत जो अभी नीति अपना रहा है उसके संबंध में कुछ चीज़ें आप बताएंगे, जैसे दीर्घकालिक ये प्रभावशीलता बना के रखेगी। अगर आप देखेंगे सैन्य हमले तो इधर से हमला हुआ फिर उधर से हुआ, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो फिर बाद में दोनों शक्तियों पर ब्लेम किया जाता था। लेकिन अगर आप देखेंगे वर्तमान में जिस तरह से नीति चल रही है और भारत ने जो सैन्य कार्रवाई अभी तक नहीं की है, तो भारत के फेवर में पूरा विश्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके अतिरिक्त अगर आप देखेंगे FATF में चाइना जो अमेरिका और अन्य देशों की मदद से पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करने की दिशा में भारत यहाँ पे प्रयास करता है, ग्रे लिस्ट करने की। आर्थिक दबाव यहाँ पे भारत बढ़ा रहा है, सैन्य दबाव यहाँ पे बढ़ा रहा है। हालांकि रिस्क भी अगर आप देखें, लगातार पाकिस्तान पर दबाव देने से कहीं ना कहीं अगर देखें बबल की तरह हो सकता है, जो बबल फट सकता है। तो वहीं पाकिस्तान निराशाजनक प्रतिक्रिया या अचानक से कुछ एक्टिविटी ऐसी कर सकता है, इसकी संभावना भी है। और चीन पाकिस्तान के साथ सहयोग करके भी ऐसी गतिविधियों को अंजाम दे सकता है। आंतरिक स्थिरता भी यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जो मिलिटेंट है उनको समर्थक देना, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे संभावना है। अब यहाँ पे आवश्यकता क्या है? आवश्यकता ये है कि सबसे बड़ी बात है कि सिविल सोसाइटी को शामिल करना चाहिए। सीमा पर जो शांति गठजोड़ है उसको सांस्कृतिक आदान प्रदान प्रोत्साहित करना चाहिए। खुफिया डाटा का सुदृढ़ीकरण करना चाहिए। क्षेत्रीय ढांचा को बेहतर बनाया जाना चाहिए। साथ ही साथ SCO जैसे जो संगठन है उनके साथ बेहतर समन्वय अपनाया जाना चाहिए, जिससे अगर आप देखें आज आगे चल के ऐसी गतिविधियों को रोकथाम लगाई जा सके। तो आज के फिलहाल प्रश्नोत्तर श्रृंखला में इतना ही। कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।